नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तीसरी बार एनडीए के नेता के तौर पर चुने गए नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी भाजपाइयों में खुशी देखी जा रही है। वहीं इस बात पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश के परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि तीसरी बार प्रदेश ने 5 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित की हैं और हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का कम से कम एक सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल जरूर हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे माननीय मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है। उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार 500 सीटें, यानी 5 ही सीटें हैं, 500 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में यानी मोदी जी के लिए समर्पित किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूंकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम। पीएम मोदी तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 350 से ज्यादा नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समारोह में रहेंगे मौजूद। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से बीजेपी उत्साहित। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 350 नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी के 350 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड से 350 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और 5 सांसद शामिल होने वाले हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। और इस भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड से 350 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में राजनीतिक दलों के सामने अब 2 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव की चुनौती है। अब ऐसे में उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उपचुनाव, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का है कि जिस तरह से उत्तराखंड में उन्होंने एक तरफा लोकसभा चुनाव जीता है, ठीक उसी तरह आने वाले समय में उपचुनाव और निकाय चुनाव जीतने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव और निकाय चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर तैयार है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी भी उपचुनावों के जरिए अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहेंगी। देखिए, सरकार की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा ज्ञानवर्धन अपना करना चाहिए। निकाय चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, विशुद्ध रूप से ये कार्य निर्वाचन आयोग के ही होते हैं
और निर्वाचन आयोग जब प्रदेश के अंदर चुनाव करना चाहेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय तैयार है। और जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि डर रहे हैं निकाय चुनाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जो है निकायों के चुनाव होंगे और जो है उपचुनाव की भी जो है महत्वपूर्ण जो है घोषणा होनी बाकी है, और दोनों ही चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही जो है तैयार है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने उसी समय जो है मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की थी। हम तब भी उपचुनाव के लिए तैयार थे। और जहां तक निकाय चुनाव की बात है तो हमारे विरोध के बावजूद ही जो है निकायों में प्रशासक बिठाए गए और दोबारा से प्रशासकों का कार्यकाल जो बढ़ाए गए, हम उसका भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए और सरकार की ही तैयारियां पूरी नहीं है, क्योंकि निकायों में सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए हैं। निश्चित रूप से यूकेडी जो है वो इन चुनाव में आगामी जो भी चुनाव है उनमें बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगा। स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। उपचुनाव की कैसी स्थिति बनती है, कितने का वो चुनाव कराते हैं, इसको भी देखने आएगा, लेकिन उसमें भी हम बेहतर अपनी रणनीति के साथ उसको चलाएंगे। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए भी, और हम पूरी शिद्दत के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक तरह से हार हुई है और उसको देश की जनता ने नकारा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के निकाय चुनाव में और जो उपचुनाव 2 सीटों पर होने जा रहे हैं उसमें पूरे जोर से, पूरे दमखम से लड़ेगी। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो उनका चयन भी शुरू हो चुका है और सभी अपने क्षेत्रों में जाकर के, जनता के बीच जाकर के जो नगर निगम के मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे हैं। हमारे 5 के 5 हमारे भाजपा में चुनाव में सांसद। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद मौजूदा राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में कार्य समिति बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि CWC की बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुबारकबाद दी गई। इसके साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग सरकार बनाने की किसी प्रकार से भी दावेदारी नहीं करेंगे। हम किसी भी जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होंगे। हम जो जनता का जो जनादेश आया है उसको हम अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे और हम उस पर आगे कार्य करेंगे और पार्टी की दिशा और जो दशा है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छे विकास कार्यों के जो है अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा में धांधली मामले में CBI जांच की मांग की। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रुपेश नेगी तथा स्वाति बिष्ट ने बताया कि पेपर लीक का खतरनाक वायरस देश में फैलता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में कई राज्यों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्र 600 नंबर लाकर भी असमंजस में हैं कि उन्हें नीट सीट मिलेगी या नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहना
कहना चाहूंगी कि वो पेपर मेरे तक भी पहुंचना चाहिए था। मैं भी एक डॉक्टर, आपको आपके बीच में एक डॉक्टर बनने के लिए मिलती, वो धांधली जो हुई है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाई। मुझे बहुत दुख है, तहे दिल से दुख है मुझे कि वो मेरे तक नहीं पहुंच पाए। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो जो ये लोग धांधली कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो नीट की परीक्षा होती है, ये ऐसी परीक्षा है जो 12th के बाद स्टूडेंट MBBS के लिए देता है। और नीट की परीक्षा के लिए बहुत सारे छात्र बड़ी मात्रा में गैप भी लेते हैं। 1 साल 2 साल का अगर बच्चा गैप ले रहा हो, लास्ट में उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, और लीक होने के बाद कुछ बच्चे, कुछ चंद अमीर लोग उसको पैसे में खरीद ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। और ये आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ये जो डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसका मुआवजा पूरे देश को भरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसकी CBI जांच कर रहे हैं और आगे से या तो NTA को इसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए। ये जो आज हमने पुतला जलाया वो हमने NTA का जलाया। 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें धांधलेबाजी की शिकायत आई। उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, बट रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि वो चीज कवर की जाए। उसमें ये हुआ कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट कुछ बच्चों के आए 718 और 719 नंबर। देखा जा रहा है कि एक ही सेंटर के 5 से 7 बच्चे जो है टॉपर निकलते हैं जिनके 720 नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर है। और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तो 5 मई से एक दिन पहले 4 मई को ही पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पेपर लीक मामले में शामिल थे। गर्मी की छुट्टियों के बीच शिक्षा विभाग उत्तराखंड बोर्ड के सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से पाठ्य पुस्तकें वितरित करने में विलंब हुआ है, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 90% बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार निर्णय लिया गया है कि जून महीने में सभी जनपदों को किताबें प्रकाशित करके भेजी जाएंगी और सभी स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि उनके नजदीक रहने वाले छात्रों को जून महीने में किताबें दी जाएं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष पाठ्य पुस्तक वितरण में कुछ विलंब हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे और कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगी हुई थी, तो हमारे शिक्षक अधिक से अधिक ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए हमारा कुछ विलंब हो गया। वैसे पाठ्य पुस्तकें हमारी कक्षा 1 से 8 तक की 90% बच्चों को मिल चुकी हैं स्कूल बंद होने तक, लेकिन इस बार ये निर्णय लिया गया कि जून के महीने भी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होकर के जनपदों को आती रहेंगी और जनपदों से ये कह दिया गया है कि जून के महीने विद्यालयों तक किताबें भेजेंगे और विद्यालयों को भी अवगत करा दिया गया है कि वो कोशिश करें। शहीद राजेंद्र बिष्ट के बेटे भूपेंद्र बिष्ट भी अपने पिता के नक्शे कदम पर देश की सेवा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र बिष्ट अग्रवाल राइफल की ट्रेनिंग पूरी कर ली, पहली बार अपने घर गुमानीवाला वापस लौटे। इस दौरान पूरे गांव के लोग भूपेंद्र बिष्ट को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र बिष्ट ने कहा कि वर्ष 2005 में उनके पिता राजेंद्र बिष्ट देश के लिए शहीद हो गए थे। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे और फौजी बनकर देश की सेवा करेंगे। बेटे के ट्रेनिंग से वापस लौटने पर उनकी माता लक्ष्मी बिष्ट काफी खुश नजर आईं। इस मौके पर उनकी आंखों में बेटे को लेकर गर्व के आंसू भी दिखाई दिए। सिंह बिष्ट है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा सपना पूरा हुआ। आज के दिन मेरे पापा शहीद हुए थे देश के लिए और आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। आगे इस फील्ड में चले गया हूँ कि इस समाज को कुछ अच्छा दे सकूँ, अपने देश सेवा कर सकूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं इंडियन आर्मी का एक सदस्य बन गया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई मेयर मैम हमारे यहाँ आई सम्मानित करने के लिए हमको कि चलो कुछ अच्छा हुआ है। हमारे देश का एक लड़का जिसका पापा शहीद हुआ था देश में, उसी के लिए सम्मान करने के लिए वापस आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि कोई भी तकनीकी तौर पर खराब वाहन यात्रा के दौरान इस्तेमाल ना हो। वहीं इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने
कि अभी तक चारधाम यात्रा में 26,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और पिछली यात्रा में कुल 25,500 ग्रीन कार्ड बने थे। यानी इस बार महज लगभग 20 दिनों में ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जबकि पिछले साल कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देखिए, जहां तक ग्रीन कार्ड की बात है, चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 26,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिससे कि पिछली बार पूरी यात्रा में जो 25,000 से 25,000 बने थे उसका रिकॉर्ड इन 20 दिन के अंदर ही टूट गया है। और इस ग्रीन कार्ड को बनाने से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आ चुका है, जो पिछली बार मात्र 1 करोड़ 29 लाख आया था। इसके अलावा 26,000 से अधिक वाहन अपनी ट्रिप पर निकल चुके हैं, जिन वाहनों के माध्यम से 2.5 लाख से ऊपर जो यात्री लोग हैं वो दर्शन करने जा चुके हैं और आने वाले 5 से 10 दिनों में ये संख्या उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। शहर के 13 चौराहे और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य और शहर के चौराहों को चौड़ा कर बड़ा बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि चौराहे चौड़ीकरण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यातायात और जाम की समस्या से शहर के लोगों और पर्यटकों को निजात मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भी है, बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जसपुर में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुल से नदी में कूदकर गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत आपातकालीन 108 पर सूचना दी, जिस पर 108 वाहन से घायल युवती को जसपुर के सरकारी अस्पताल लाकर उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया, जिसकी हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर को रेफर कर दिया है। लड़की 18 साल की है, जो कि टीकापुर राजपुर जसपुर की निवासी है। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश उन्होंने किया है। धारदार हथियार से बाएं हाथ की कलाई पर 4 कट की हैं और पीठ में कुछ ऊंचाई से उन्होंने कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो पीठ में फ्रैक्चर भी ऐसा लग रहा है कि स्पाइन का फ्रैक्चर भी है, वहाँ पर सूजन है और उभार सा है, दर्द हो रहा है उसे और खड़ी नहीं हो पा रही है वो। तो प्राथमिक उपचार करते हुए उसे उच्च अस्पताल के लिए संदर्भित किया गया है। किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हल्द्वानी रोड में बनी मजार के पास बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोका, तो वो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस के द्वारा उक्त तीनों को पकड़ लिया गया और पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई और पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस माननीय एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में लगातार जो है अपराध पे कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। कोतवाली किच्छा की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका और उससे जब सघन पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो मुकदमा है कोतवाली किच्छा में ऑलरेडी पंजीकृत है। तो इसमें 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है।
उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह भिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सितारगंज के 6 हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख कीमत की 124 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली। मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा उधम सिंह नगर जिले में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय का जो हमेशा एक लगातार निर्देश रहता है कि ड्रग्स फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर कड़े प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में थाना पुलभट्टा की टीम को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है। 3 अभियुक्त जो है ये थाना नानकमत्ता और थाना सितारगंज से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखविंदर सिंह, सरताज सिंह और स्वरण सिंह। तो इसमें लखविंदर सिंह और स्वरण सिंह जो है दोनों भाई है और थाना नानकमत्ता के निवासी हैं। इन 3 अभियुक्तों को हमने लगभग 124 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग अनुमानित कीमत जो है 5 लाख से भी अधिक है। रामनगर वन विभाग की सीमा पर रिंगोडा से 200 मीटर रामनगर की तरफ सड़क किनारे घास काट रही एक महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में महिला का इलाज चल रहा है। रामनगर वन प्रभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। महिला का उपचार रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि 3 महिलाएं रिंगोना के पास घास काट रही थी तो बाघ ने लीला देवी पर हमला कर दिया। तारा देवी हाँ वहाँ आ टाइगर आते जब ये पकड़ दी मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए ऐसे पकड़ के लाई। फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के मैं वो ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर बाघ के मुंह से हाँ बाघ के मुंह से खींच के लाई। हम गए, हमारा घर ही वही है, कैसे रहते हैं हम, लाइट नहीं पानी नहीं, से थोड़ा आगे रिंगोड़े के नीचे। 3 जो है रिंगोड़ा ये आमगड्डा खत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो रिंगोड़ा से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ रोड से थोड़ा अंदर रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोड़ा खत्ते से 200 मीटर इधर की बात। जी अभी ठीक है, बाकी वहाँ पर स्टाफ भेज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।